सबको प्रणाम। चलिए जी, तो सीए फाउंडेशन के रिफ्रेशर बैच में हम लोग आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट ओ यानी कि मेरे बुक की यूनिट ओ मॉड्यूल की यूनिट 9 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। उसको आगे बढ़ाएंगे आज। चलिए, तो सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट तक तो हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस कास्ट ऑन एजेंट या ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। तो देखें, सबसे पहली ड्यूटी क्या है एजेंट की कि वो प्रिंसिपल के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करे। प्रिंसिपल ने बोला है कि रामलाल की दुकान से 10,000 का सामान ला, तो 10,000 का ही लाना है, 9 का भी नहीं लाना है और 11,000 का भी नहीं लाना है। उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। और दूसरा, कुछ चीजों पर इंस्ट्रक्शन ना भी हो तो जो कस्टम है, जो रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों से काम करे। जैसे हर छोटी छोटी चीज की इंस्ट्रक्शन थोड़ी दी जाएगी यार। जैसे कि मैंने कहा कि जा रामलाल से 10,000 का सामान ला, तो वो रामलाल की दुकान पर गया और 10,000 का सामान लाया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन बोले सर आपने ये तो बताया ही नहीं था कि काय से जाना है। तो मैंने तो प्राइवेट कैब की और 25 किलोमीटर गया, 25 किलोमीटर आया, 10,000 का तो सामान लाया और 2,000 का किराया हो गया। मैंने कहा यार क्या कर रहा है यार, तो ऐसे तो कभी भी सामान लेने भेजूंगा तो 2,000 के किराए लगा देगा। इतना तो सुंदरलाल नहीं लगाता जेठालाल पे, अहमदाबाद से मुंबई आने पे। बोलो हाँ। तो कुछ नहीं तो उस प्रकार के बिजनेस में हर छोटी चीज की इंस्ट्रक्शन देके तो नहीं भेजूंगा ना कि 10,000 का सामान ला और बस में जाना, सिटी बस में या ऑटो रिक्शा से जाना, प्राइवेट कैब, महंगी प्राइम सिडैन मत करना, ये थोड़ी बोली जाएगी यार। कुछ चीजें, हर चीज की इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। देखो, जिनकी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उनके तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, और जिन बातों की इंस्ट्रक्शन नहीं भी हो उन बातों पे, उस तरह के बिजनेस में जो रीति रिवाज हैं, एक आम तौर पे कोई दूसरा व्यक्ति अगर करता तो वो भी यही करता। कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज। उस तरह के और दूसरे एजेंट किस तरह से काम करते हैं, तेरे जैसे दूसरे व्यक्ति के जो एजेंट है वो कैसे काम करते हैं, तेरे को उस कस्टम को फॉलो करना है। हर चीज का इंस्ट्रक्शन दिया जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो फिर किसके हिसाब से काम करोगे? कस्टम के हिसाब से। तो आया ना, बहुत बढ़िया। अगला, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। अब कॉमन सेंस की बात है यार, अगर मैं अपने बच्चे को, एक सामान्य एग्जांपल दे रहा हूं, अपने बच्चे को अगर खिलाऊंगा तो कैसे खिलाऊंगा? बड़े प्यार से खिलाऊंगा। अगर हवा में उछालूंगा भी तो बड़ी धीरे से, आहिस्ते से, प्यार से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ताकि बच्चा भी डरे नहीं और मेरे से आई कांटेक्ट बना रहे तो बच्चा मेरे को देख के मुस्कुराए, उसको पता ही नहीं चले कि उसके साथ रिस्की गेम, एडवेंचरस गेम खेला जा रहा है। बोलो हाँ। अब अपने लिए तो बच्चे खिलौने यार, बच्चों के लिए खिलौने खिलौने हैं और बड़ों के लिए तो छोटे बच्चों ही खिलौने हैं। और क्या, तो अपन बच्चों से खेलते हैं। हाँ यश वाली प्रणाम बेटा, ऑनलाइन सब बच्चों को प्रणाम। हाँ, तो अगर मैं मेरे बच्चे के साथ खेलूंगा तो कितना आहिस्ते से खेलूंगा, प्यार से। वही अगर किसी दूसरे का बच्चा हो, उसको कुची कुची करते करते मैं से उछालूं और बहुत ज्यादा जोर से ऊपर उछाल दूं तो बच्चे का सर ही टकरा जाए दीवार से और फिर नीचे आए, तो नीचे आए तो एकदम से किसी ने आवाज लगे, मैंने कहा एक मिनट आ रहा हूं, इतने में बच्चा ही नीचे गिर जाए, फिर ऐसा मेरा बच्चा होता तो करता क्या? नहीं करता। तो जैसे कि मैं अपना बच्चे के साथ ट्रीट करता क्या, वैसे मुझे दूसरे के बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। क्या ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है? बस उसको यहां लगा लो कि एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करने जा रहा है तो 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि अगर वो प्रिंसिपल की बिहाफ पे नहीं जाता और वही काम खुद के लिए करने जाता तो कैसे करता? पूरी केयर से करता, पूरी मेहनत से करता, पूरी डिलीजेंस यानी परिश्रम से करता। तो फिर एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल का भी काम फुल केयर और फुल डिलीजेंस यानी मेहनत परिश्रम से करे, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही या केयरलेसनेस ना करे, पूरी ईमानदारी, निष्ठा, परिश्रम, मेहनत के साथ करे। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। तीन चार चार एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में, ठीक? ऐसे कैसी। अगला, एजेंट की ड्यूटी बनती है, अच्छा देख लो आप, पार्टनर जैसे ही है बिल्कुल, क्योंकि एजेंसी, पार्टनरशिप में भी तो एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी, वहां पे ये ड्यूटीज है पार्टनर्स की एक दूसरे के प्रति, मोटा मोटा हिसाब किताब वही है। देखो आप, रेंडर मीन्स प्रदान करना है क्या? अकाउंट्स, अकाउंट्स यानी हिसाब, प्रॉपर यानी व्यवस्थित। ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? कि साहब दे व्यवस्थित। एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल को व्यवस्थित हिसाब देवे। क्या हिसाब देवे?
अरे भाई मेरे को प्रिंसिपल ने काम से भेजा 10,000 रुपये देके, ये लाना वो लाना है सामान, तो अंत में आके हिसाब देना पड़ेगा ना, ये इतने का आया, ये इतने का आया, 10 रुपये मेरे जाने के, 10 रुपये आने के, तो प्रॉपर हिसाब देना है, मेरी ड्यूटी है। और हिसाब देने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे सिर्फ दिखा देना है। अगर वो एक एक चीज का वाउचर मांगे कि बिल दिखा, तो मेरे को बिल भी देना पड़ेगा। आया समझ में? आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारकानाथ। रेंडरिंग अकाउंट डज नॉट मीन शोइंग द अकाउंट्स बट द अकाउंट सपोर्टेड बाय वाउचर्स। सिर्फ हिसाब दिखाने से ये रहा कागज पे लिख के बता दिया, नहीं नहीं नहीं, आपको साथ में अगर वो वाउचर मतलब बिल विल प्रूफ मांगे, एविडेंस, तो आपको देना पड़ेगा। बहुत आसान। अगला, एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करे। कब? डिफिकल्टी में, इमरजेंसी में। ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है जब उसको समझ नहीं पड़ रही कि क्या करूं, तो पहला कर्तव्य ये है कि प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर लो, पूछ लो और उससे इंस्ट्रक्शन ले लो, फिर वो जो बोले वैसा करो। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहा है वो, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जहां से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं, बीच समुद्र में है, फोन ही नहीं लग सकता है, फिर जो बेस्ट से बेस्ट हो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में, टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉसेस जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस वुड हैव डन इन हिज ओन सर्कमस्टेंसेस, वो कर दो, और कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही दो। आया? अगला, एजेंट की ड्यूटी है कि वो खुद के अकाउंट में डील ना करे। बस वो एग्जांपल याद कर रहे हो, मैंने कहा था कि ये मकान बहुत प्यारा है, अपने एजेंट को बोला जा खरीद लेता हूँ मेरे बिहाफ पे। एजेंट गया, उसने अपने नाम से खरीद लिया 20 लाख की जगह 22 लाख में। मतलब एजेंट ने 20 लाख में खरीदा, फिर उसने किसी और के नाम पे खरीदा, फिर उससे एजेंट ने खरीद लिया कितने में? 26 में, और बाद में मेरे को 26 लाख में बेच दिया। बोले सर आपके नाम से मैंने खरीद लिया था और ये 26 में खरीदा है। तो क्या एजेंट ने बीच में 26 लाख 6 लाख का जोल कर दिया? तो क्या एजेंट से मैं 4 लाख मांगूंगा कि पूरे 6 लाख मांगूंगा? आया समझे? मैंने बोला था कि मेरे नाम से ही खरीद, तो डायरेक्टली मेरे नाम से ही खरीदना था ना, किसी और के नाम से खरीदा, फिर उससे तूने खरीदा, तो किसी और के नाम से 22 में खरीदवाया, फिर उससे तूने 26 में खरीदा, फिर मेरे को 26 में बेच रहा है, जबकि तू मेरे नाम से डायरेक्टली खरीद लेता उस व्यक्ति से जो उस समय मकान का ओनर था, तो सीधे 20 में आ जाता। तो 6 लाख का लोचा किसने करा बीच में? एजेंट ने। तो एजेंट की ड्यूटी है कि प्रिंसिपल के खाते में, अकाउंट यानी कामकाज में, हिसाब के दौरान प्रिंसिपल के हिसाब में अपना काम न घुसाए, अपना काम न करे। आया? ऐसा। अगर प्रिंसिपल को मालूम पड़ जाए तो वो ट्रांजेक्शन को रेपुडिएट कर सकता है, जब मेरे को खरीदना ही नहीं अब, तो भुगत। ठीक, फिर एजेंट ये नहीं बोल सकते कि सर आपके बिहाफ पे मैंने खरीद लिया, तो तुमने अपने नाम से क्यों खरीदा? और दूसरा, अगर एजेंट ने कोई बेनिफिट ले लिया इस ट्रांजेक्शन में, तो वो बेनिफिट भी क्लेम कर सकता है। कौन? प्रिंसिपल, यानी कि 6 लाख रुपए फिर प्रिंसिपल क्लेम करेगा। बहुत बढ़िया, एग्जाम में आ रहा है ना ये क्वेश्चन। अगला, एजेंट की ड्यूटी है कि वो सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए। अरे वाह, सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए, वही पार्टनरशिप जैसा है ना? अगर आप एजेंसी के बिजनेस कर रहे हो तो गुपचुप गुपचुप अपना कट निकाल रहे हो कि मैं तुमको मेरे प्रिंसिपल का माल बेच दूंगा, तुम खरीदने वाला मेरे को क्या कमीशन दोगे, कम में बिकवा दूंगा, तो वो सीक्रेट प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है। इतना ही नहीं है, एजेंट की ड्यूटी है, देखो जनरल रूल तो यही था ना, डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेयर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डेलीगेटी नॉट टू फर्दर डेलीगेट, नॉट टू डेलीगेट फर्दर। लेकिन 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 अगर उसने पूछ लिया हो सब एजेंट अपॉइंट करने का और प्रिंसिपल ने बोल दिया हो कर ले, तो बात अलग है। या फिर कस्टम ऑफ ट्रेड ही ऐसा हो, दो, इवेंट मैनेजमेंट, या तीसरा इमरजेंसी हो, इन तीन को छोड़ के बाकी उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको दी हुई अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट ना करे। ठीक, इतना ही नहीं, एजेंट की ड्यूटी बनती है कि उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे जिन जिन लोगों से जितना जितना पैसा रिकवर किया है, वसूल किया है, वो सब अंत में ले जाके किसको दे? प्रिंसिपल को दे। सही है ना एकदम? ठीक है। अगला, इतना ही नहीं, एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो भी उसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसको प्रिंसिपल के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। अब मेरे को आपके अंदर की बात पता लग गई, अब मैं गवर्नमेंट को जाके बता दूंगा, नहीं तो आप मेरे को 10,000 रुपए दो, ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा। गलत बात है ना? सही बात है, पैराडॉक्स होगा, गलत बात है ना? हाँ, सही बात है कि ये गलत बात है। ठीक चल, अभी क्या पढ़ा ये बताइए, क्या बड़ी हेडिंग बड़ी है? अभी ड्यूटीज ऑफ एजेंट पढ़ी, अब क्या पढ़ेंगे? राइट्स ऑफ एजेंट। चलो, पहला,
राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स बिहाफ, क्या मीनिंग है इसका? देखो भाई, प्रिंसिपल को अगर उसने लोन दे रखे हो, किसने? एजेंट। कई बार एजेंट लोन देता है प्रिंसिपल को। अरे तो मेरा एजेंट है, नौकर है, मान लो दुकान पे मेरा एम्प्लॉय है, एजेंट है, और ये व्यक्ति सामान बेचने आया 20,000 का, मैंने गले में से 18,000 निकाले, मैंने कहा यार 2,000 तो कम पड़ रहे हैं यार, आज गले में नहीं है, बाकी पैसा मैं पूरा बैंक में जमा करके आ गया हूँ, शिट, लाखों रुपए बैंक में पड़े, पर अभी कैश कैश इन हैंड 18,000 ही है। इसने कहा सर मैं तो कैश सेल्स करता हूँ, ये 20,000 की आइटम है, 20,000 से कम में नहीं बेचूंगा और कैश सेल करूंगा, चेक वेक कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी नहीं लूंगा। तो मैंने अपने एजेंट से बोला, मैंने कहा तेरी जेब में 2,000 है क्या? बोले हाँ सर है ना, ले। मैंने कहा दे यार जरा, दे। और 18 और 2 20 मिला के मैंने वो 20,000 में माल खरीद लिया। तो क्या मैंने ही खुद ने प्रिंसिपल ने एजेंट से लोन ले लिया है? ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है कि नहीं? गले उतरी बात, बोलो हाँ। हाँ, तो किसने एडवांसेस दिए? हु हैज एडवांस्ड मनी? एजेंट ने। तो एजेंट ने मनी एडवांस किया है, यानी कि किसको ड्यू है? एजेंट पे ड्यू है या प्रिंसिपल के ऊपर ड्यू है एजेंट का? तो प्रिंसिपल पे ड्यू है टुवर्ड्स एजेंट, टू एजेंट। तो मनी ड्यू टू हिमसेल्फ, ड्यू टू हिमसेल्फ फ्रॉम प्रिंसिपल, वो पैसा अगर प्रिंसिपल नहीं दे रहा हो, या रेम्यूनरेशन जो अग्री हुआ था, सैलरी कमीशन, वो नहीं दे रहा हो, या मैंने प्रिंसिपल का बिजनेस करने में अपनी जेब से कुछ खर्चे कर दिए। मान लो प्रिंसिपल का बिजनेस करने के लिए प्रिंसिपल ने मेरे को भेजा और मैं गया अपनी जेब से खर्चा करके 50 रुपए टैक्सी के लगा के, 50 रुपए टैक्सी के लगा के वापस भी आया, 100 रुपए अपनी जेब से खर्च कर दिए, तो ये पैसा भी तो मैंने प्रिंसिपल का बिजनेस करने के लिए अपनी जेब से खर्च किए। बोलो हाँ। तो सैलरी, लोन और जो भी खर्चा हो गया है, वो पैसा अगर मेरे को प्रिंसिपल नहीं दे रहा है, तो मैं प्रिंसिपल का पैसा अगर मेरे हाथ में आया है किसी पार्टी का, तो वो पैसा क्या कर सकता हूँ? अपने पास रिटेन कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो आया? ये तो आसान है एकदम, बोलो हाँ। चल आगे। एजेंट का राइट है कि वो प्रिंसिपल से क्या मांग सकता है? रेम्यूनरेशन। कितना? भाई जितना उनके बीच में अग्री हुआ है उतना, और अगर कुछ भी अग्री नहीं हुआ हो तो फिर अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ ट्रेड, उस तरह के बिजनेस में जो आमतौर पे मार्केट में रेट है रेम्यूनरेशन का, वो रेम्यूनरेशन मांगने का उसको अधिकार। लेकिन अगर एक्सप्रेस अग्रीमेंट हुआ है कि ये एजेंसी विदाउट विदाउट रेम्यूनरेशन, क्योंकि एजेंसी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है, बिना कंसिडरेशन की भी एजेंसी वैलिड होती है। कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, 185 सेक्शन, याद आया? हाँ, अगर पहले से अग्रीड हो कि भाई एजेंसी में कंसिडरेशन होगा ही नहीं, तो बात अलग है, लेकिन अगर अग्रीड हो तो अग्रीड रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं लिखा हो तो फिर क्या करेंगे? रीजनेबल रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। किसका राइट है कि वो रेम्यूनरेशन मांग सके? एजेंट का राइट चल रहा है, एजेंट का राइट है टू क्लेम रेम्यूनरेशन। चलो ये हुआ। इतना ही नहीं, क्या एजेंट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे लीन कर सकता है? प्रॉपर्टी पे लीन मतलब प्रिंसिपल के गुड्स या कोई भी चीज उसके पास प्रिंसिपल की पड़ी, उसको लीन या रिटर्न कर लेगा, नहीं देगा। जैसे कि मेरा मोबाइल तेरे पास पड़ा है धवल, और मैंने तुझे सैलरी नहीं दी है, तो तूने कहा जब तक सैलरी नहीं दोगे तब तक आपका मोबाइल आपको वापस नहीं दूंगा, ना बेचूंगा। मतलब मैंने बहुत सारे मोबाइल दे रखे हैं तुझे बेचने के लिए, मोबाइल के धंधा है, तो मेरे मोबाइल तेरे पास पड़े हैं, तो बोले ना बेचूंगा ना आपको दूंगा जब तक आप मेरे को मेरी सैलरी नहीं दोगे। लेकिन शर्त यह है, इस वाले राइट के पीछे की शर्त यह है कि आपको वो जो गुड्स हैं, आपको वो जो गुड्स हैं वो आपको लॉफुल तरीके से पोजीशन में आए हो, ना कि अनलॉफुल तरीके से। लॉफुल मतलब छीन के ले गए या मेरे यहां से चुरा के ले गए और फिर लीन कर लिया, ये नहीं। आपके पास मेरी कंसेंट से पहले से पड़े थे, और जो गुड्स आपके पास मेरी कंसेंट से, प्रिंसिपल की कंसेंट से पहले से पड़े थे, वो गुड्स आपने क्या कर लिए हैं? रिटेन कर। दूसरा, वो जो गुड्स जिन पे आपने लीन किया है वो प्रिंसिपल के होने चाहिए। हो सकता है कि मैंने कुछ गुड्स रामलाल से मंगाए हैं, वो मेरी दुकान पे पड़े थे, वो मैंने तुझे दिए, मैंने कहा जरा तेरे पास संभाल के रख। तो क्या मैंने तुझे लॉफुली अपनी कंसेंट से, प्रिंसिपल ने कुछ गुड्स एजेंट को रखने के लिए दिए? हाँ। एजेंट के पास पोजीशन है? हाँ है। पर वो गुड्स हैं किसके? रामलाल के ना, तो फिर उन पे लीन थोड़ी हो सकता, वो तो थर्ड पार्टी के। एक तो प्रिंसिपल के ही गुड्स होना, दूसरा उन गुड्स का पोजीशन एजेंट के पास लॉफुली विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल होना, और तीसरा लॉफुली जो आपको सम रिकवर करना है प्रिंसिपल से, उन सम्स के रिस्पेक्ट में ही आप लीन कर सकते हो। आप मेरे को डरा धमका के एक्स्ट्रा कोएर्शन से पैसा ले रहे हो, या ऐसी धमकी दे रहे हो कि ये गुड्स तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरे को सैलरी से 10 रुपया ज्यादा नहीं देते या 10% ज्यादा नहीं देते,
तो वो सैलरी तो दे दी, अब 10% ज्यादा जो मांग रहा है वो कोई लॉफुल ही थोड़ी तेरी डिमांड है। लॉफुल पैसे की डिमांड होनी चाहिए तो ही आप लीन कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। आगे ये 3 पॉइंट समझ में बोलो हाँ हो गया। अच्छा, एजेंट का ये राइट ऑफ लीन कब चला जाता है? जब पोजीशन उसके पास हो ही ना, या तो बेच दिया हो या वापस प्रिंसिपल को लौटा दिया हो, या फिर एजेंट ने खुद ने अपना वो राइट वेव यानी त्याग दिया हो, वो प्रिंसिपल को गुड्स लौटा दिए हो, या तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पहले से ही लिखा था कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी कि तू कभी भी लीन नहीं करेगा, और तूने साइन की थी कि हाँ कभी भी लीन नहीं करूंगा, तो फिर तू लीन नहीं कर सकता। आया समझ में कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी का क्या अर्थ है? आया? चलो हेडिंग क्या चल रही बड़ी? ऑनलाइन बच्चों बताते जाना बेटा, रिवर्ट करते जाना, स्माइली भेजते जाना, ठीक है? जैसे जैसे आते जाए बताते जाना, मुस्कुरा के सूचित करते जाना। इंडेमनिटी का राइट चल रहे हैं किसके निखिल? एजेंट के। तो अगला राइट है इंडेमनिटी। अच्छा, ये इंडेमनिटी का जो राइट है चौथे नंबर का, आप देख रहे हो इसमें 1 2 3 सब पॉइंट है ना? तो राइट टू इंडेमनिटी में पहला इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स, दूसरा इंडेमनिफिकेशन फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ, और तीसरा क्रिमिनल एक्ट। अब एक एक पढ़ते हैं। पहला लॉफुल एक्ट, देखो भाई इसका एग्जांपल देखना, ये वाला प्यारा है। ए दिल्ली में रहता है, मुंबई में उसने बी नाम के व्यक्ति को अपना एजेंट अपॉइंट किया। ए फॉर प्रिंसिपल, बी फॉर एजेंट। एजेंट रहता है दिल्ली में और प्रिंसिपल रहता है दिल्ली में और एजेंट रहता है मुंबई में। काहे के लिए? सेल हिज गुड्स, मर्चेंडाइज यानी गुड्स बेचने के लिए। ठीक। एज ए रिजल्ट बी ने दिल्ली के अलग अलग मुंबई के अलग अलग पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं आपको माल बेचूंगा, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल मिस्टर ए दिल्ली से माल भिजवाएंगे। लेकिन ए जो है वो माल भिजवाने में, मर्चेंडाइज भिजवाने में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो बी के ऊपर केस कर देते हैं। कौन? वो मुंबई की वेरियस पार्टीज की, तूने हमको माल नहीं भिजवाया। अब चक्कर ये है कि ए को इस केस को लड़ने में जो जो भी खर्चा आएगा और जो भी नुकसान होगा वो बाद में कौन इंडेमनिफाई करेगा? बी को जो भी खर्चा आएगा वो कौन? हु इज बाउंड? प्रिंसिपल। ए इज बाउंड टू इंडेमनिफाई। तो किसका राइट है? बी का, टू क्लेम इंडेमनिफिकेशन। काहे के लिए? लॉफुल एक्ट्स, क्योंकि माल बेचना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना तो एक लॉफुल एक्ट है। तो लॉफुल एक्ट करते करते अगर चक्कर पड़ जाए और गड़बड़ तेरे कारण हो जाए, किसके कारण? प्रिंसिपल के कारण, तो अंत में मेरे को जो भी नुकसान होगा खर्चा पानी, वो अंत में इंडेमनिफाई कौन करेगा? प्रिंसिपल ही करेगा। ये आया समझ में? एक अच्छे से, बहुत आसान एकदम। दूसरा देखो, देखो इसमें वो काम तो गलत कर रहा है, लेकिन वो बेचारा गुड फेथ में काम गलत कर रहा है, काम गलत कर रहा है, लेकिन वो बेचारा क्या है? गुड फेथ में। देखो आप, मैंने धवल को बोला कि ये मोबाइल बेच दे, ठीक। धवल मेरा एजेंट में प्रिंसिपल। अब धवल को मालूम ही नहीं कि ये मोबाइल सर का नहीं है। धवल को मालूम नहीं कि ये मोबाइल सर का नहीं है, सर के बड़े भाई का है या कजिन का है। धवल ने बेच दिया, पैसे लाके मेरे को दे दिए। बाद में मेरे कजिन को मालूम पड़ा या भाई को मालूम पड़ा, तो उसने धवल को सू किया कि तूने मेरा मोबाइल उठा के कैसे बेच दिया। तो अब एजेंट को जो भी नुकसान होगा उस केस में वो कौन भरेगा? मैं, प्रिंसिपल। क्योंकि धवल ने कौन सा काम किया है? काम तो गलत किया है, काम इलीगल भी नहीं बोल सकते, गलत किया है, लेकिन गुड फेथ में किया। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करो, वेरिएशन करो। मान लीजिए धवल को नहीं मालूम होता, धवल को मालूम होता कि ये मोबाइल बड़े भैया का है, और हम दोनों मिल बांट के खिचड़ी पकाते कि बेच देते, अपने भैया को मालूम नहीं पड़ेगा, तो फिर धवल इंडेमनिफिकेशन मांग सकता था क्या? नहीं, क्योंकि क्या नहीं है? गुड फेथ में। इसलिए एजेंट को कब मिलेगा? जब वो गुड फेथ में हो तभी उसको मिलेगा क्या? इंडेमनिफिकेशन, कॉम्पेंसेशन। किससे? प्रिंसिपल से, भले काम उसने गलत किया। देखो ऊपर क्या बोल रहे हैं? लॉफुल एक्ट किया है। नीचे क्या बोल रहे हैं? काम तो गलत किया है। वहां पर काम सही है और भावना भी सही है, यहाँ पर काम गलत है लेकिन भावना सही है। अंदर की खबर नहीं मालूम है, अंदर क्या गड़बड़ी ये नहीं मालूम। और तीसरा, तीसरा बोलते हैं कि अगर क्रिमिनल एक्ट हुआ हो तो फिर उस केस में आप मैंने बोला कि जा तनिषा बेटा ये ड्रग्स है, जाके रामलाल को दिया। तनिषा जा रही थी, इतने में पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया। अब पुलिस जो भी केस हुआ इसके ऊपर और जो भी नुकसान हुआ, ये बाद में मेरे से इंडेमनिफिकेशन मांग रही, नहीं मांग पाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल एक्ट अगर आप कर रहे हो एज एन एजेंट भी, माना कि आप नहीं कर रहे हो, कोई आपसे करा रहा है,
तो भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आप भरोगे, आपका प्रिंसिपल भी जेल जाएगा, लेकिन आपके प्रिंसिपल से आप इंडेमनिफिकेशन मांग नहीं पाओगे, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट का इंडेमनिफिकेशन आप प्रिंसिपल से नहीं मांग सकते। आपने क्यों किया? हाँ, अगर आप गुड फेथ में होते तो मिल जाता। बोलो हाँ। ये वाला केस पहले भी पढ़ा चुका हूं, याद करो। लिबेल छाप दे किसी के खिलाफ, न्यूज़पेपर वाले ने, मानहानि, याद आया? चलो, अच्छा, प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है या नहीं कि वो एजेंट को अगर कोई नुकसान हो गया उसकी खुद की नेग्लेक्ट यानी लापरवाही के कारण, तो उसको इंडेमनीफाई करे। तो क्या बनता है एजेंट का राइट? किसके खिलाफ? प्रिंसिपल के। याद करो, अपनी दुकान थी पिज्जा चला, तो पिज्जा चल आ नाम की दुकान के अंदर 10 बाइकें खड़ी बाहर डिलीवरी बॉयज के लिए। मैं दुकान का मालिक, ये कृष्णा को मैंने भेजा, नया नया आया, तो पहली बार नौकरी पे लगा है हमारी दुकान पे। मैंने कहा ये ऑर्डर आया, जल्दी से इस घर पे जाके पिज्जा डिलीवर करके आ, ये चाबी ले जाओ और ये बाइक नंबर 1234 पे बैठ के डिलीवर करके आओ। ये गया, बाइक नंबर 1234 पे बैठा, पिज्जा पीछे डब्बे में रखा, बाइक पे बैठा, किक लगाई, किक खराब थी, किक खराब थी, किक लगाती उछल गया पाँव और जाके टंकी से टकरा गया। पेट्रोल का टंकी जो रहता है आगे बाइक में, उससे इसका घुटना टकरा गया, घुटना टूट गया। अच्छा, किसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बाइकें सब ठीक होना चाहिए? प्रिंसिपल को। तो ये लापरवाही, नेग्लेक्ट किसने किया? प्रिंसिपल ने। उसके कारण लॉस किसको हुआ? एजेंट को। तो इंडेमनिफिकेशन मांगने का राइट किसका है? एजेंट का, अगेंस्ट प्रिंसिपल। किसके लिए? फॉर प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, इंजुरी कॉज्ड टू द एजेंट बाय द प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। अब आया, बहुत आसान, बहुत बढ़िया यश। लकी, हृदय, जया, चाहत, ग्रोवर, सब बच्चे जो जो भी ऑनलाइन रोज रहते हैं, सबको प्रणाम। चलने दो बेटा। हाँ जी, अगली हेडिंग, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। क्या आएगा इसमें? क्या एजेंट कुछ भी करे थर्ड पार्टी के साथ जाके तो लाइबल हमेशा प्रिंसिपल होता है। जनरल रूल यही है। इनफैक्ट एजेंसी का ट्रू टेस्ट ही यही है। एजेंसी है ही उनके बीच में, व्हेन वन पर्सन कैन होल्ड अनदर पर्सन लाइबल टुवर्ड्स थर्ड पर्सन। करूं मैं लेकिन भरे प्रिंसिपल, उसी को तो एजेंसी बोलते हैं। तो क्या थर्ड पार्टीज के प्रति लाइबल हमेशा प्रिंसिपल ही होगा? हाँ, प्रिंसिपल ही होगा। तो प्रिंसिपल है, लेकिन कब होगा? जब एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करे। अगर मैंने 10,000 का माल लाने को बोला था और वो 12,000 का ले आए, तो फिर मैं कितने के लिए लाइबल हूँ? सिर्फ 10,000 के लिए, बाकी 2,000 के लिए एजेंट पर्सनली लाइबल हूँ। हाँ, अगर मैं रेटिफाई कर दूं बात अलग है, लेकिन अगर मैं रेटिफाई ना करूं तो प्रिंसिपल उतने के लिए ही लाइबल होगा जितने की अथॉरिटी थी, विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। अथॉरिटी के बाहर का कुछ करेगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एजेंट खुद। बहुत बढ़िया। अगला, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर देता है तो भी प्रिंसिपल लाइबल हो जाता है। कब? तो बोले उस केस में जितना उसको अथॉरिटी दी थी, जितनी उसको अथॉरिटी दी थी, उस अथॉरिटी के अंदर अंदर के लिए तो लाइबल है। पर अगर वो पूरे ओवरऑल ट्रांजेक्शन से सेपरेट नहीं हो सकता है, सेवरेबल ना हो, तो फिर पूरे के लिए एजेंट प्रिंसिपल पर पर्सनली लायबल हो जाए। देखो कैसे। ए ओनर है किसका? एक शिप का और एक कार्गो का। दो चीजों, कार्गो मतलब शिप तो ट्रांसपोर्ट के काम आता है और कार्गो सामान के काम आता है। ट्रेन और मालगाड़ी में जो अंतर है ना, रेलगाड़ी में और मालगाड़ी में जो अंतर है ना, उतना ही अंतर शिप और कार्गो में है। अब ठीक है, अब समझ में आ गया? तो ए के पास कितनी चीजें हैं? एक शिप है और एक कार्गो है। तो ए ने ऑथराइज किया किसको? बी को, क्या कर ले कि 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस शिप के ऊपर ले ले। किसको अधिकार दिया उसने? मेरे बिहाफ पे तू इंश्योरेंस करा ले। किसका? शिप का। किसको? बी को अधिकार दिया। बी ने 4 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली शिप पे, और लाइक सम यानी उतने ही रुपए की, लाइक सम यानी उतने ही रुपए की कार्गो पे भी ले ली। तो क्या ये सेवरेबल ट्रांजेक्शन है? दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। ठीक। तो क्या ए जो शिप वाली पॉलिसी का प्रीमियम है वो पे करने के लिए तो बाउंड है, लेकिन कार्गो वाले के लिए प्रीमियम देने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसने एजेंट को ऑथराइज नहीं किया था। अब आ गया समझ में? एग्जाम्पल से क्लियर एकदम है ना? तो अगर सेपरेट हो सकता है तो जितना के लिए ऑथोराइज है उतने के लिए तो लाइबल है, और जितना नहीं है उसके लिए लाइबल
और पूरा एक सिंगल ही ट्रांजेक्शन हो। मान लीजिए मैंने कहा था कि आधा किलो चाय ले आओ और वो 1 किलो का डब्बा ले आया, अब अलग तो हो नहीं सकता है। वहां कांच के पैकेट को खोल के आधा किलो निकाल के आधा किलो वापस पैक करके दुकानदार लेगा क्या? नहीं। तो उस केस में क्या करूंगा, जब सेवर नहीं हो सकता है और अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करके एजेंट, तो क्या करूंगा, पूरा ही मना कर दूंगा कि पूरे के लिए तू ही लायबल है, मैं लायबल नहीं हो। दुकानदार ने बोल दिया बेचा हुआ माल वापस नहीं होता है, तो अब कौन भरेगा 1 किलो चाय के पैसे? एजेंट। आ गया नॉन सेवरेबल का एग्जांपल समझ में? सेवरेबल का ये रहा, नॉन सेवरेबल का इन्हें दिया नहीं था, मैंने दे दिया। एकदम क्लियर, बहुत शार्प। अच्छा, नॉन सेवरेबल का नीचे दिया है इन्होंने, ये रहा, प्रिंसिपल डज नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज नॉट सेवरेबल। देख लो नीचे इन्हें एग्जांपल दिया। ए ने ऑथराइज किया बी को कि 500 भेड़ खरीद ले। बी ने 500 भेड़ और 200 मेमने खरीद लिए 6 लाख रुपए में। अब इस पूरे ट्रांजेक्शन को रिप्यूडिएट कर लूंगा मैं, क्योंकि सेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग प्राइस, वैसे भी मेमनों की प्राइस अलग नहीं किए और मेमने शिप से अलग किए भी नहीं जा सकते, एक तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। वो अलग करो, 4 आके फिर मिल जाते हैं। अरे बात समझ में, बहुत मुश्किल है। मेमने होते हैं छोटे, और वो उनकी शिप के बच्चों को मेमना बोलते हैं। तो माँ से अलग भी कैसे होंगे, अपने अपनी माँ से कैसे अलग होंगे वो? तो आपने खरीदे क्यों? जो हमने बोला था शिप खरीदना, तो आपको शिप ही खरीदने थे, मेमने नहीं खरीदने थे। आखिरी बात समझ में? तो एक के पीछे एक चलते हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड है स्पीशी, सबसे डिसिप्लिन्ड स्पीशी है अगर देखा जाए तो शीप। कभी देखे सड़कों पे वो गडरिया लेके जाता है, गडरिया, वो एक लाइन में चलते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है भैंसों को संभालने में। भैंसों को संभालना इज वेरी डिफिकल्ट। अभी हम आ रहे थे तो हमारे आगे एक भैंस चल रही थी, अभी मतलब 1-2 दिन पहले की बात है। हमारी गाड़ी के आगे भैंस चल, वो भैंस कितने ही हॉर्न दो, भैंस अपनी गति से ही चल रही है, न इधर जा रही है सड़क के इस तरफ, न उधर जा रही है। भैंस, आप हॉर्न दिए जाओ, भैंस को जिस स्पीड में चल रही है उसी स्पीड में मस्त चले जा रही है। फिर थोड़ी दूर पे जाके रोड थोड़ा चौड़ा आया वापस, तो अपन ने साइड में से गाड़ी निकाली, भैंस ने हटने का नाम नहीं लिया। इसलिए भैंस के आगे बीन कभी बजानी चाहिए, क्योंकि भैंस रिमेन्स अनमूव्ड, उसको कोई मतलब नहीं आपकी बीन से। बस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भैंस हैं, उनको कितना ही समझाओ वो समझेंगे नहीं, तो उनके आगे हमने बीन बजाना छोड़ दी। चलो मजाक के, लेकिन 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 इसमें एक बात, मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी 10,000 रुपए की और एजेंट ने सामान खरीद लिया 12,000 का, तो क्या अनऑथराइज्ड काम किया एजेंट ने? कितने का? 2,000 का। लेकिन अगर मैंने एजेंट को बोला कि हाँ कर ले कर ले, या मेरे सामने कर रहा और मैं मना नहीं कर रहा हूं, या दुकानदार ने फोन लगाया दे दो, मैंने कहा दे दे, तो क्या मैं खुद ही ये बिलीफ, ये विश्वास इंड्यूस कर रहा हूं, ये विश्वास जगा रहा हूं, भर रहा हूं कि एजेंट का जो अनऑथराइज्ड एक्ट है वो भी ऑथराइज्ड है, वो जो अनऑथराइज्ड काम कर रहा है वो भी ऑथराइज्ड है? क्या ये विश्वास जगा रहा हूं मैं थर्ड पार्टी के दिमाग में? बोलो हाँ। एक तरीके से वही स्टॉपेल टाइप्स, मैं उस चीज को हाँ बोल रहा हूं जिस चीज की एक्चुअल में अथॉरिटी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? उस केस में एक्सेप्शन ये है कि अनऑथराइज्ड काम होने के बावजूद भी प्रिंसिपल ही लायबल होगा। क्यों? क्योंकि गलती तेरी है, तूने क्यों ऐसा बिलीफ इंड्यूस किया सामने वाले के मन में, अब एजेंट की जगह तू ही लायबल होगा अनऑथराइज्ड काम के लिए भी। और ये आखिरी पॉइंट से एक और इसके बाद लायबिलिटी, नोटिस गिवन टू, ये अपन पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ चुके थे। नोटिस गिवन टू अ पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस गिवन टू द होल फर्म एक्टिंग पार्टनर। उसी तरह से नोटिस गिवन टू एन एजेंट इज इक्वल टू नोटिस गिवन टू द प्रिंसिपल। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, he who works through an agent is working himself, acting himself। चल, इतना ही नहीं, एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिजनेस के दौरान अथॉरिटी में काम करते हुए, 2-3 चीजें सुन लो, प्रिंसिपल के बिजनेस के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी एंड एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और इन द नॉर्मल केस या नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द एजेंसी, अगर कोई फ्रॉड करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, या इवन टॉट भी करता है, टॉट याद है ना, छोटी मोटी मारपीट, छोटे मोटे सिविल और क्राइम के बीच का टॉट भी करता है, तो उन सब के लिए जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी गलत काम करने से, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या टॉट करने से जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी, वो लाइबिलिटी कौन बियर करेगा? प्रिंसिपल बियर करेगा दादा। क्यों? फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ही हु इज एक्टिंग थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ। तो अगर एजेंट फ्रॉड कर रहा है तो माना ही जाएगा कि प्रिंसिपल ने फ्रॉड किया, एजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो माना ही जाएगा प्रिंसिपल ने किया, और एजेंट टॉट कर रहा है तो माना ही जाएगा कि प्रिंसिपल। पर कब?
ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी इन द कोर्स ऑफ एजेंसी। अब अगर एजेंट अपने घर जाने के बाद पड़ोसी के साथ फ्रॉड करे तो उसका प्रिंसिपल लायबल थोड़ी होगा यार, बोलो हाँ, एजेंसी के बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है, अगली हेडिंग बोलो। गुड आफ्टरनून टेक्सिस्तान, जो भी नाम है आपका बेटा, क्या नाम रखा है? हाँ, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट, क्या हेडिंग है इसका मतलब? कभी कभी एजेंसी के बिजनेस में एजेंट काम करता है और लायबल भी एजेंट ही होता है, तो बिना देखे बताओ ऐसा कब होता है? जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि एजेंसी में एजेंट काम करता है लेकिन भरता प्रिंसिपल है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि कभी कभी थर्ड पार्टी के प्रति प्रिंसिपल नहीं बल्कि पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट होती है। ऐसा कब? जब पहला जब एजेंट फॉरेन में रहने वाला फॉरेन प्रिंसिपल या अब्रॉड में रहने वाला फॉरेन प्रिंसिपल। पहली बात, ऐसे व्यक्ति के एजेंट बनो मत, और अगर बन गए और आपने थर्ड पार्टी से माल ले लिया और उसको पहुंचा दिया और अगर वो पेमेंट नहीं करे वहां से, तो अब तेरे को देना पड़ेगा भुगत। फॉरेन प्रिंसिपल अगर ना दे पैसा तो फिर एजेंट पर्सनली लायबल हो जाता है, किसके प्रति? थर्ड पार्टी के प्रति, पहला। दूसरा, अगर प्रिंसिपल का नाम नहीं बता रहा एजेंट, उससे पूछा था कि तू किसका एजेंट है, बोले नाम नहीं बताऊंगा, तो बोले ठीक है फिर अब तू ही भर, मेरे को कोई मतलब ही नहीं तेरे फिर प्रिंसिपल से। नाम नहीं बता रहा है ना, तो फिर लायबिलिटी किसकी पर्सनल हो जाएगी? एजेंट की पर्सनल हो जाएगी। तीसरा, एजेंट एक प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं ब्रह्मा जी के नाम से 3 लाख रुपए का माल ले आया, ब्रह्मा जी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो ऊपर है, बोलो हाँ। तो जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऐसे किसी व्यक्ति के नाम से अगर मैं प्रिंसिपल बना के अपना एजेंट बन जाऊं और कर लूं, तो फिर ट्रांजेक्शन के लिए पर्सनली लायबल कौन होगा? एजेंट ही होगा। वो एक तरीके से वही प्रिंसिपल है, मेन व्यक्ति वही है। या फिर इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर लूनेटिक है, इंसेन है या माइनर है, तो तू ही भर। आया? तूने तू उसका एजेंट बना क्यों? और वो तो माइनर है, उससे तो हम मांग नहीं सकते पैसा, अब तू ही दे। कौन देगा फिर पर्सनल लायबल कौन? एजेंट पर्सनली लायबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल कनिष्क, अच्छा ओके बेटा कनिष्क। वो बना सकते हैं अपन, वो पॉइंट भी डाल सकते हैं। when he has appointed a sub agent without authority, then agent will be liable for the acts of sub agent। पर फिर उन दोनों में तो प्रिंसिपल एजेंट है ना, बात तो वही है कि प्रिंसिपल इज लायबल। यहाँ अपन बात करें कि एजेंट एज एन एजेंट लायबल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं उसको। आया? चलो दूसरा चौथा प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड एजेंट किसको बोलते हैं? जो एजेंट है नहीं लेकिन अपने आप को एजेंट बता रहा है, वो प्रिंसिपल को भी नहीं मालूम है। प्रिंसिपल को पता हो तो क्या होगा? स्टॉपेज लग जाएगा और प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल को भी नहीं मालूम है। मतलब यश ने तनीषा के सामने जाके बोला कि सौरभ सर ने 10 लाख का माल बुलवाया, ना मेरे को मालूम है ये बात, ना तनीषा को मालूम है। तनीषा ने इस बात पे विश्वास करके उसको दे भी दिया, फिर मेरे से मांगने आई। मैंने कहा यार मैंने तो कभी ऐसा कोई प्रिंसिपल बनाया ही नहीं, किसी को एजेंट बनाया ही नहीं आज तक, तो उससे ही मांगो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई होल्ड आउट या रेटिफिकेशन भी नहीं किया है। तो अब कौन लायबल है? यश, क्योंकि उसने अपने आप को प्रिटेंड फेक एजेंट बताया जबकि वो असल में एजेंट नहीं है। तो कौन लायबल है? यश। चलो, और आखिरी, जब एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर जाए, मतलब एजेंट को जितनी अथॉरिटी दी थी उससे ज्यादा काम कर ले, तो जितनी अथॉरिटी है सेवरेबल है उतने के लिए तो प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन जितना एक्सेस पार्ट है उसके लिए एजेंट विल बी पर्सनली लायबल। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन एजेंट विल बी पर्सनली हेल्ड लायबल? बोलो। पहला, फॉरेन प्रिंसिपल। दूसरा, अननेम्ड प्रिंसिपल। तीसरा, नॉन एग्जिस्टेंट या इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल। चौथा, प्रिटेंडेड एजेंट। और पांचवा, व्हेन एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 14, 15, 16, 17, 18। चलो, थर्ड पार्टी के क्या राइट्स हैं, किसके खिलाफ हैं, ये भी बताओ। देखो समझना, मान लीजिए कि मेरा और निखिल का बहुत भयानक झगड़ा हुआ है और हम दोनों बात नहीं करते आपस में, और इंदौर में कर्फ्यू लग गया है और निखिल को सारी दुकानें बंद है, शाम को सिर्फ आधे घंटे के लिए कर्फ्यू खुलता है और कुछ खाने पीने की दुकानें खुलती है। तो मेरी जो फरसाण की दुकान है नमकीन की, वहां से निखिल को सेव नमकीन मिक्सचर चाहिए, ठीक, 2 दिन का इकट्ठा, 5 दिन का। बड़ी मुश्किल से कर्फ्यू खुलता है आधे घंटे के लिए और दुकान पे भीड़ लगी रहती है। और
और दूर कहीं जाएगा किसी दूसरी दुकान पे लेने सिटी में, तो वहां तो आधा घंटा तो जाना आने में लग जाएगा, तब तक तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो एरिया की एकमात्र दुकान पास में किसकी है? मेरी है। हम दोनों की बातचीत बंद है, हम बचपन के दोस्त थे, लेकिन बाद में जवानी में किसी लड़की के चक्कर में हम दोनों में बहुत झगड़ा हो गया और हम दोनों आपस में बात नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, मुंह भी नहीं देखते हैं। अब इसको जरूरत पड़ी कि यार सौरभ की दुकान से सामान खरीदना है, क्या करें? तो इसने अपने एम्प्लॉय को, नौकर को एजेंट बना के भेजा कि जा उसकी दुकान से माल खरीद ले। लिस्ट में लिख दिया है नवरत्न मिक्सचर, ये मिक्सचर, वो मिक्सचर, ये सेव, ये नुक्ती, सब मीठा नमकीन, सब लिस्ट दे दी। नौकर मेरी दुकान पे आया, उसने लिस्ट दी, बोले सर ये सामान दे दो। मैंने रामू को बोला, रामू काका या रामू जो भी नौकर है हमारा नौकर, मैंने कहा सामान पैक करो। पैक कर ही रहे थे, इतने में मैंने कहा कि नवरत्न मिक्सचर तो नहीं। तो उसने कहा 1 मिनट रुको फिर। तो उसने फोन लगाया कि क्यों? यस सर से निखिल सर, वो नवरत्न मिक्सचर तो नहीं, उसकी जगह फिर क्या लाना है? तो मैंने कहा कौन से निखिल सर? बोले वो दूसरी गली छोड़ के जो रहते हैं। मैंने रामू से बुला के मैंने कहा रख सारा सामान रख, ये नहीं बेचना है अब नहीं। हाँ बैठा उस समय, बैठा, अपने को नहीं बेचना है इस समय। तो उसने कहा सर मैं आया हूँ ना, मेरे को तो बेचो। मैंने कहा तू नहीं आया, तू किसी और के बिहाफ पे आया, और तू किसी और के बिहाफ पे आया तूने अभी तक बताया नहीं था। तेरा प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज, अननेम्ड भी नहीं, अननेम्ड भी नहीं, अनडिस्क्लोज था। अननेम्ड मतलब प्रिंसिपल तो है लेकिन ये नहीं मालूम है कौन है, और अनडिस्क्लोज में कोई प्रिंसिपल भी एग्जिस्ट करता है ये नहीं मालूम था। मेरे को तो लगा तू ही आया है, तो मैं तो तेरे को ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी समझ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। बोलो हाँ। तो अब थर्ड पार्टी का क्या राइट है इन केस ऑफ अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल और अनडिस्क्लोज एजेंट? उसका ये राइट है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर सकता है इफ ही कैन प्रूव, इफ ही कैन शो दैट हैड ही नोन दैट ही इज द प्रिंसिपल आई वुड हैव नॉट एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मैं पहले ही मना कर देता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ और सामान देना ही नहीं। हाँ भी नहीं बोलता तेरे ऑफर पे। ऑफर पे हाँ बोली, उसने बोला था सामान दोगे? मैंने कहा हाँ दूंगा। ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करता मैं अगर मुझे पता होता कि तू किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ले जा रहा है जो मेरा दुश्मन है। आया तो किसका राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर दे? इतना ही नहीं, दूसरा एक राइट और। चलो मान लो मेरा और निखिल का कोई झगड़ा नहीं है, ठीक, लेकिन इसने मेरे को बताया नहीं, बाद में निखिल के लिए जाकर माल दे दिया। तो मैंने किसके खाते में लिखा माल? मैंने तो ये समझा कि रामलाल आया, रामलाल को भी जानते ही हूं मैंने रामलाल के खाते में लिख लिया। अब बाद में प्रिंसिपल अगर आ जाए बोले कि मैं चुका रहा हूं तो उससे भी ले सकता हूं मैं। और अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए या वो नहीं चुकाए बाद में, तो मैं एजेंट से भी ले सकता हूं ये बोल के कि मेरे लिए तो तू ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, कोई एजेंट प्रिंसिपल नहीं, मेरे लिए तो तू ही मेन व्यक्ति है। आया समझ में? कब? इन केस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। बोलो आया समझ में? दो राइट। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किससे मांग सकता हूं? एजेंट से मांग सकता हूं। ये सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि मेरे को लगे तो मैं बोल सकता हूं कि भले ही मान लो कि प्रिंसिपल आ भी जाए तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को कोई मतलब नहीं कौन प्रिंसिपल, मैं तो इससे ही लूंगा भैया, मेरे लिए तो यही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनर। तीसरा क्या है राइट? कि जब प्रिंसिपल डिस्कवर हो जाए, आपको मालूम पड़ जाए कि अच्छा ये आदमी इसके लिए लेके गया था, तो अभी तक तो अनडिस्क्लोज था, बाद में क्या हो गया? डिस्क्लोज। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दोनों में से, नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई रियलिटी नहीं है कनिष्क। हाँ बताओ मेरे पास क्या ऑप्शन है कि भाई मैं प्रिंसिपल को भी शो कर सकता हूँ क्योंकि वो तो मेन व्यक्ति है ही, और एजेंट को भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तूने उस समय मेरे को बताया नहीं था कि तू किसी और के बिहाफ पे कर रहा है, तो मेरे लिए तो तू ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, मेन पार्टी, तो मैं तेरे को भी शो कर सकता हूँ। बोलो आया? बहुत बढ़िया। और इतना ही नहीं, एक छोटी सी गड़बड़ और है। थर्ड पार्टी अगर प्रिंसिपल को बोले फोन लगा के कि आपका एजेंट आया है माल लेने, पर चिंता मत करो बाद में मैं इसी को शो करूंगा और इसी से मांगूंगा, तो फिर अब प्रिंसिपल, जो थर्ड पार्टी है, फंस गई। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस बात का कि थर्ड पार्टी ने इंड्यूस किया है किसको? एजेंट को, कि प्रिंसिपल ही लायबल होगा, अथवा थर्ड पार्टी ने प्रिंसिपल को इंड्यूस किया है कि कर लो कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट ही लायबल होगा। आप देख रहे हो उल्टा लिखा है, यहाँ पर एजेंट प्रिंसिपल लिखा है और यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट लिखा है। उल्टा क्यों लिखा है? कि एजेंट को ये बोल के इंड्यूस किया है कि कर ले ट्रांजेक्शन, तेरा प्रिंसिपल ही लायबल होगा, चिंता मत कर। और प्रिंसिपल को ये बोल के किया है ट्रांजेक्शन कि कर लो ट्रांजेक्शन, एजेंट करने आया है मेरे साथ, कर लो, आपका एजेंट ही लायबल होगा। और मैंने अगर एक को मना कर दिया है कि आपको सू नहीं करूंगा, तो फिर अब मैंने जिसको मना किया है और उसको इंड्यूस किया है कि चिंता मत कर दूसरा व्यक्ति लायबल होगा, तो फिर जिसको मना किया है उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता, और जो दूसरा है उसके खिलाफ भी सूट फाइल हो सकती है कि नहीं हो सकती है देखा जाएगा। पूछो कैसे? मान लो मैंने प्रिंसिपल को बोल दिया कि चिंता मत करो, आप तो भेज दो एजेंट को, मैं एजेंट को ही शो करूंगा बाद में ट्रांजेक्शन के लिए,
तो अब मैं प्रिंसिपल को तो सू नहीं कर सकता क्योंकि उसको मैंने इंड्यूस कर दिया कि आपको सू नहीं करूंगा, और एजेंट को सू कर नहीं सकता हूँ। एजेंसी में मैं कभी भी डायरेक्टली एजेंट को सू नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बता के ले गया कि मैं निखिल के बिहाफ पे या रामलाल के बिहाफ पे लेके जा रहा हूँ, और अनडिस्क्लोज भी नहीं है इस केस में। तो फिर मेरे को प्रिंसिपल को ही शो करना पड़ेगा, एजेंट को नहीं कर सकता। ठीक, वो प्रिंसिपल को कर सकता नहीं हो क्योंकि उसको मैंने पहले ही मना कर दिया। ले फंस गया। आया, इसका उल्टा जरूर हो सकता है क्या, कि एजेंट मेरे पास आया और बोले सर आप मेरे को शो मत करना बाद में। मैंने कहा ठीक है नहीं करूंगा, प्रिंसिपल को ही करूंगा। बोलो हाँ, तो अब मेरे को प्रिंसिपल को ही शो करना पड़ेगा, अब एजेंट को शो नहीं कर सकता। वो तो वैसे भी जनरल रूल है ही, वैसे भी करता तो किसको करता, प्रिंसिपल को ही करता। आया, चल अब बहुत आसान पॉइंट है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। बताइए एजेंसी कितने तरीकों से समाप्त हो सकती है। टर्मिनेशन यानी समापन, खत्म, अंत, एंड। तो कैसे एजेंसी को समाप्त कर सकते हैं, कितने तरीके से समापन? 7 तरीके से। पहला रेवोकेशन। अच्छा इसमें एक छोटा सा, नहीं सही है, ठीक है, रिवोकेशन। अच्छा रिवोकेशन और रिनेंसिएशन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रिवोकेशन प्रिंसिपल करेगा और रिनेंसिएशन एजेंट करेगा। अच्छा नौकरी से बर्खास्त और नौकरी से इस्तीफा, इन दोनों में क्या अंतर है? बर्खास्त एम्प्लॉयर करता है, इस्तीफा एम्प्लॉय देता है, बस वही रोल है रिवोकेशन रिनेंसिएशन। लेकिन दोनों में एक चीज है, पूछो क्या? बर्खास्त करने के पहले भी रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा, एकदम खड़े दम पे नौकरी से नहीं निकाल सकते, और इस्तीफा देने के पहले भी रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा। खड़े दम पे आप इस्तीफा नहीं दे सकते, बेचारे का काम अटक जाएगा। और अगर रीजनेबल नोटिस ना दो तो फिर सामने वाले को जो भी नुकसान होगा वो बर्खास्त के केस में एम्प्लॉयर देगा और इस्तीफे के केस में एम्प्लॉय देगा। यहाँ बर्खास्त यानी कि रिवोकेशन और इस्तीफा यानी रिनेंसिएशन है। अथॉरिटी वापस लेना यानी कि प्रिंसिपल ले रहा है, और अथॉरिटी वापस लौटा देना यानी कि एजेंट लौटा रहा है कि आपने जो मेरे को अधिकार दिए थे मैं आपको लौटाता हूं, मेरे को आपके बिहाफ पे कोई काम नहीं करना, कोई अधिकार नहीं चाहिए। आया क्या समझ? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो आगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तो बहुत ही आसान है। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। मैंने आपको मोबाइल बेचने के लिए एजेंट बनाया था और मुझे मोबाइल बिक गया, एजेंसी खत्म, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, पर्पस है कंप्लीट। ठीक, गोल अचीव्ड। चौथे पॉइंट में 4 पॉइंट है, चौथा और पांचवा पॉइंट दोनों मिला लो तो ये 4 पॉइंट बन जाएंगे। डेथ ऑफ प्रिंसिपल, डेथ ऑफ एजेंट, प्रिंसिपल बिकमिंग अनसाउंड, एजेंट बिकमिंग अनसाउंड। दोनों में से कोई भी अनसाउंड हो जाए या दोनों में से कोई भी डेथ हो जाए तो भी एजेंसी अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। अगला इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल। क्यों इंसॉल्वेंसी ऑफ एजेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एजेंट तो इंसॉल्वेंट हो तो भी चलता है, वैसे भी कौन सा लायबल होना है, एजेंट का कॉन्ट्रेक्चुअली केपेबल होना जरूरी नहीं ना, प्रिंसिपल का कॉन्ट्रेक्चुअली केपेबल होना जरूरी है, और प्रिंसिपल का सॉल्वेंट होना, मेजर होना, साउंड माइंड का होना बहुत जरूरी है। ठीक, एजेंट तो अनसाउंड माइंड का हो जाए तो चलो ये बात समझ में आती है कि चलो उस कारण से एजेंसी टर्मिनेट हो रही है, लेकिन माइनर हो अगर या फिर इंसॉल्वेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना एजेंट बनने में, पर प्रिंसिपल बनने में तो प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल का तो साउंड भी होना, मेजर भी होना और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी होना। याद आया, पढ़ चुके अपन पहले। और आखिरी है एक्सपायरी ऑफ टाइम। एजेंसी 3 साल के लिए बनाई थी, 3 साल पूरे हो गए तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। अब आगे और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, फिर से उसी को कंटिन्यू करना है तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लो। ठीक, लेकिन वो वाली एजेंसी जो 3 साल के लिए बनाई थी वो तो कंप्लीट हो गई, वो वाली एजेंसी तो टर्मिनेट हो गई। बोलो आया क्या? बहुत अच्छे से। अगला पॉइंट, एजेंसी कब इररिवोकेबल हो जाती है ये बताओ। अच्छा ये मैंने बता दिया ना, कौन किसको वो देगा कॉम्पेंसेशन। अगर रीजनेबल नोटिस दिए बगैर मैं रिनाउंस कर दूं तो एजेंट प्रिंसिपल को कॉम्पेंसेट करेगा, इंडेमनिफाई। और रीजनेबल नोटिस दिए बगैर अगर प्रिंसिपल निकाल दे नौकरी से, रिवोक कर दे अथॉरिटी, तो फिर प्रिंसिपल एजेंट को कॉम्पेंसेशन या इंडेमनिफिकेशन देगा। ये तो हो गया था। वापिस आओ, एजेंसी कब इररिवोकेबल हो जाती है? सेक्शन 202, जब एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट हो। क्या लिखोगे? व्हेन एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट। कपल्ड मींस जुड़ी हुई, किससे? इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन? नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा और कोई स्पेशल इंटरेस्ट हो, और वो भी कब से हो? पहले एजेंसी बना ली और बाद में अलग से नोटिस देके इंटरेस्ट क्रिएट किया हो? नहीं, कब से हो? राइट फ्रॉम द वर्ड गो,
इधर एजेंसी बनाई थी और उसी के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी क्रिएट किया था। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट? सम स्पेशल इंटरेस्ट। जैसे मैंने कहा कि कृष्णा ये मेरा मोबाइल बेच देना बेटा, और इसको बेच के जो भी पैसे आए उस पर मैं तेरे को 10% का कमीशन दूंगा। मान लो 5,000 में बिका तो 500 रुपया कमीशन। ठीक, इतना ही नहीं, उस 5,000 में से 2,000 जो तुझे मुझसे लेने बनते हैं वो भी काट लेना। तो क्या अब रेम्यूनरेशन कमीशन का जो इंटरेस्ट है उसके अलावा एक स्पेशल इंटरेस्ट भी जुड़ गया इसमें, कि इसका पैसा रिकवर हो पाएगा? बोलो हाँ। ये जो स्पेशल इंटरेस्ट जुड़ जाता है इसको बोलते हैं एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। और ये वाली एजेंसी प्रिंसिपल की डेथ, प्रिंसिपल की इंसैनिटी या किसी और प्रकार से प्रिंसिपल अगर नोटिस देके रिवोक भी करना चाहे तो रिवोक नहीं हो सकती। कैसी एजेंसी बन गई अब ये? इररिवोकेबल। अब वो ये मोबाइल बेच के ही रहेगा, मैं मर भी जाऊं तो भी, मैं इंसेन भी हो जाऊं तो भी, या मैं मना करना चाहूं, रिवोक करना चाहूं तो भी रिवोक नहीं हो सकती। ये कैसी एजेंसी बन गई है? इररिवोकेबल, क्योंकि इसमें उसका इंटरेस्ट शामिल है। किसका? एजेंट का। कैसा इंटरेस्ट? रेम्यूनरेशन का इंटरेस्ट? नहीं नहीं, वो तो जनरल है, नॉर्मल है। उसके अलावा कोई स्पेशल इंटरेस्ट, वो भी कब से? जब एजेंसी क्रिएट हुई थी तब से। मान लो इसको मैंने मोबाइल बेचने को दिया, 3 दिन बाद मैंने फोन लगाया कि एक काम कर, बेच के पैसा रख लेना तो तेरे पास 2,000 जो मेरे को तेरे को देना है वो। अब इसको एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एजेंसी पहले बनाई, इंटरेस्ट बाद में जोड़ा। ये नहीं चलेगा, साथ में जोड़ना चाहिए। इधर एजेंसी क्रिएट हो रही है, हाथों हाथ इंटरेस्ट भी उसी समय जुड़ रहा है, उसको बोलते हैं एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। और वो एजेंसी क्या बन जाती है? इररिवोकेबल एजेंसी बन जाती है। बोलो हाँ। और आखिरी कुछ पॉइंट्स बचे हैं बस। एजेंसी का टर्मिनेशन जब होता है कितने तरीकों से होता है? 7 तरीकों से। तो वो एप्लीकेबल कब होता है? थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? बोले एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो टर्मिनेशन तब एप्लीकेबल होता है जब उसको मालूम पड़े कि एजेंसी टर्मिनेट हो गई है। और थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एजेंसी तब टर्मिनेटेड मानी जाती है जब थर्ड पार्टी के नॉलेज में आए कि एजेंसी टर्मिनेट हो चुकी है। अगर हम पार्टनरशिप में पब्लिक नोटिस ना दें तो लोग फर्म का पार्टनर मानेंगे कि नहीं? अभी भी सीखो, बस वही रूल यहाँ लगेगा। हम एजेंसी टर्मिनेशन का नोटिस थर्ड पार्टी को ना दें तो थर्ड पार्टी अभी भी तो उसको एजेंट ही मानेगी, और वो कुछ भी करेगा तो प्रिंसिपल के नाम से लिखेगी थर्ड पार्टी तो अपने अकाउंट्स में। बोलो हाँ। तो थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्मिनेशन तब तक इफेक्टिव नहीं है, ये टर्मिनेशन तब तक इफेक्टिव नहीं है, मतलब ये टर्मिनेशन हो गया ऐसा उनको जब तक नहीं मालूम है तब तक वो एजेंट प्रिंसिपल ही मानेंगे और रिश्ता चलता रहेगा एजेंट प्रिंसिपल का। इसलिए यहाँ पे भी नोटिस देना जरूरी। समझ में आया? और एजेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो अगर एजेंट को 3 में, मान लो प्रिंसिपल मरा 10 बजे, एजेंट को खबर मिली 3 बजे, और 12 बजे उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई ट्रांजेक्शन किया था, मालूम ही नहीं, उसको लगा प्रिंसिपल जिंदा है, तो वो 12 बजे वाले ट्रांजेक्शन के लिए प्रिंसिपल की स्टेट लायबल होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टर्मिनेशन तब इफेक्टिव होता है जब एजेंट के नॉलेज में आए, और नॉलेज में आने के पहले के सभी ट्रांजेक्शन के लिए प्रिंसिपल या उसकी स्टेट लायबल होगी या उसके रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे। आप समझ में आया? हेडिंग समझ में आई? तेरे एक्सप्रेशन और अंदर के अंडरस्टैंडिंग का मैच नहीं हो पाता है, ऐसा मत कर यार। राजा आ जाए तो स्माइल तुरंत, आगे बढ़ते जाओ कि हाँ सर आगे। तो एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी कब इफेक्टिव होती है अभी अपन ने देखा। अच्छा, एजेंट की क्या ड्यूटी बनती है जब एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है प्रिंसिपल की डेथ या प्रिंसिपल की इंसैनिटी से? कि वो कोई भी गलत काम ना करे और अपने मरे हुए प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे वो सारी रीजनेबल स्टेप उठाए ताकि उनको नुकसान न हो। जो जरूरी काम है वो सब कर ले, उनको कोई नुकसान न होने दे। और सब एजेंट की अथॉरिटी का क्या होता है? बोले जब ओरिजिनल एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सब एजेंट भी टर्मिनेट हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। थ्योरी को अच्छे से कैसे पढ़े बेटा? थ्योरी को सुबह सुबह उठ के, यहाँ के हमारा एजेंसी का टॉपिक कंप्लीट हुआ बहुत अच्छे से, ये एक तरीके से रिफ्रेशर था हमारा। अब देखो यार थ्योरी को कैसे पढ़े अच्छे से, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठो, एक रीडिंग मारी, हेडिंग पढ़ी। हेडिंग पढ़ने के बाद अगर लग रहा है कि ये वाली हेडिंग थोड़ी सी कमजोर है, अंदर का मटेरियल याद नहीं आ रहा है, तो एक बार उसका अंदर का पढ़ लिया। जो हेडिंग आपको याद है कि हाँ ये हेडिंग मालूम है और अंदर का लिख लेंगे, उसको आगे बढ़ते गए। जहां लगा कि एक बार रुक के अंदर देखना है वहां अंदर देख लिया और झट आगे बढ़ाया। ठीक, इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह अपन ने पहले भी दे रखे हैं, अभी भी देंगे आगे भी। तो जहां आपको लगे कि भाई मॉक टेस्ट में ये टॉपिक्स मेरे को कम आए थे, कम बने थे क्वेश्चन, प्रोविजन लगाने में गड़बड़ हुई थी, उनको मार्क करके रख लिया और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनकी एक बार और इन डेप्थ पढ़ाई कर ली।
जहां तक हो सके सुबह सुबह के टाइम फ्रेश उठ के सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट उठाओ वो थ्योरी का उठाया करो, तो फ्रेश दिमाग में चीजें घुस जाती हैं, मेमोराइज भी हो जाती है। यही तरीका है। बाकी तो अपन करते रहेंगे बातें, अगली बातें आगे की बातें कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। कल से क्या करने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट ABCDEFGH 8 यूनिट पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन से बच्चों को प्रणाम बेटा।